हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने YouTube चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में नेक्स्ट सेगमेंट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट चार्ज वायर, सेमी इनफाइनाइट चार्ज वायर एंड इनफाइनाइटली चार्ज वायर। तो आप लेक्चर के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इस टॉपिक में हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करना फाइनाइट चार्ज्ड वायर की वजह से। तो मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज्ड वायर है ना, और एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, जिस पॉइंट को आप ए से डिनोट कर सकते हैं, और ये पॉइंट इस वायर से डी डिस्टेंस की दूरी पे है। ओके, ये जो वायर है ये चार्ज वायर है, तो मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज कह देता हूं कि ये चार्ज वायर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। और किसी भी वायर चूंकि लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी लेंथ पे अगर चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इसको हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से, लैम्डा कूलम पर मीटर से। ओके, आपको ये वाला लेंथ जो है वो ज्यादा दे रखा है इसके कंपैरिजन में। ओके, और जो पॉइंट ये है वो पॉइंट ओ है, और ये डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर है। ओके, अब आपको ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस चार्ज्ड वायर की वजह से लैम्डा के रिस्पेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि हमें चूंकि इस वायर की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और वायर पे कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कूलॉम्स लॉ जो वैलिड होता है वो किसी पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। तो हमें सबसे पहले एक एलिमेंट एज्यूम करना पड़ेगा ताकि हम कूलॉम्स लॉ को यूज कर सकें। तो चलिए सबसे पहले एलिमेंट एज्यूम करने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से y डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं वायर का, और उसका थिकनेस बोलता हूं कि वो dy थिकनेस है। जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो जो है ए पॉइंट के साथ एंगल बना रहा है, मान लीजिए θ1 है ना। एक्सट्रीम पॉइंट जो है वायर का वो एक तरफ तो एंगल बना रहा है θ1, और दूसरी तरफ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है θ2। डायरेक्शन सेंस देख लीजिए, डायरेक्शन सेंस आपको θ1 और θ2 को इसी सेंस में पॉजिटिव रखना है। अगर इसका ऑपोजिट हो गया तो आपको नेगेटिव कर देना है। न्यूमेरिकल में काफी इंपोर्टेंट होगा ये कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए वायर के ऊपर। तो देखिए ये वाला वायर के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस dy एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज ऑन dy लेंथ ऑफ अ वायर, वो मान लेते हैं हमारा dq है। अब इस dq को की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ए पॉइंट से मिलाना पड़ेगा। हमने मिला दिया। क्योंकि dq पॉजिटिवली चार्ज है तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो ये हो गया dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको मैं कहता हूं कि ये वाला जो एंगल बना रहा है ना, बेस के साथ ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये r है। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है। तब इस कंडीशन में अगर मैं कहूं तो ये वाला भी एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तो डी के दो कंपोनेंट हमें मिलेंगे, एक मिलेगा डी कॉस थीटा, और एक क्या मिल जाएगा हमें, एक मिल जाएगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में डी साइन थीटा। ओके, अब जो ये डी कॉस थीटा है ये क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और ये जो डी साइन थीटा है ये क्या है?
पैरेलल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के पैरेलल है और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। चूंकि चार्ज हमने पॉजिटिव ले रखा है इसलिए ये क्या है, अवे है, इसलिए ये क्या है, अवे है। सो सबसे पहले हम ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से, तो लिखेंगे एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज डी क्यू। क्या होगा, तो डी ई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, के इंटू डी क्यू अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है तो आर का स्क्वायर। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आर कैलकुलेट करना है ना। तो आर के लिए हमने क्या दे रखा है, आर के लिए हमने दे रखा है एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल है थीटा, ये है आपका आर, ये है डी और ये है वाई, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू डी बाय आर, क्योंकि डी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, डी हमारा जो है वो फिक्स डिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है, तो आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी बाय cos थीटा हो जाएगा। तो यहां से आर जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी सेक थीटा लिख सकते हैं, आर को क्या लिख सकते हैं, डी सेक थीटा लिख सकते हैं। तो जो हमारा डीई है, ये जो डीई है ये क्या हो जाएगा, डीई को आप लिख सकते हो डीई इक्वल्स टू के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर यानी डी सेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन में डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब डी क्यू के बारे में बात करते हैं। डी क्यू क्या है, तो डी क्यू को कैसे निकालेंगे, हमने क्या बताया था आपको, लेमडा के रिस्पेक्ट में डी क्यू को सॉल्व करना है। तो लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए कैसे लिखते हैं, जितना चार्ज उतना ही लेंथ, तो डी क्यू चार्ज डी वाई लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड था तो डी क्यू अपॉन में डी वाई हो गया। तो डी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू डी वाई, यानी चार्ज जो है वो लेमडा के रिस्पेक्ट में आ गया। तो इसको हम लोग फिर से रिप्लेस कर सकते हैं, के डी क्यू के जगह आप लिख दीजिए क्या, डी क्यू के जगह लिख सकते हैं लेमडा डी वाई अपॉन में डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अब हमारे पास क्या है, थीटा और वाई ये दोनों वैरी कर रहा है, देखिए थीटा भी वैरी कर रहा है और वाई भी वैरी कर रहा है। तो थीटा और वाई जब दोनों वेरिएबल हो तब हम लोग क्या करेंगे कि हम इन दोनों वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया कि उस ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल हमारे पास था, ये y है, ये थीटा है, ये हमारा d है और ये हमारा r है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं बताइए, हम ट्रायंगल से लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू y बाय d। तो y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं d tan थीटा, यस और नो। तो dy को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy को लिख सकते हैं d tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। तो अब हम लोग dy को d थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहां से de जो हो गया वो क्या हो गया, k लेमडा बाय d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और dy के जगह d sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल और एक d से एक d कैंसिल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से क्या आया, k लेमडा बाय d इंटू का d थीटा। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा dq की वजह से एट पॉइंट ए। अब आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला परपेंडिकुलर टू द वायर है। तो कंपोनेंट की बात करेंगे अब हम लोग, तो अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए परपेंडिकुलर टू वायर।
है ना, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं डी कॉस थीटा, है ना। अगर मुझे सारे एलिमेंट की वजह से चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे डी कॉस थीटा को, और डी हमारा कितना आया हुआ है, के लेमडा बाय डी इंटू का डी थीटा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, तो ये हो जाएगा के लेमडा बाय डी, सभी तीनों के तीनों कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए तो बचेगा क्या, कॉस थीटा डी थीटा। अब आपको लिमिट किसका देना है, थीटा का लिमिट देना है। तो थीटा का लिमिट देने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस वायर को देखेंगे, इस वायर पे देखिए, अगर आप यहाँ पे ए ओरिजिन मानते हैं इसको, तो इधर वाले डायरेक्शन में अगर गए और इसको आपने कहा पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव कहेंगे, और वायर जो है वो यहां से लेकर के यहां तक एक्सटेंड है, वायर जो है वो यहां से यहां तक एक्सटेंड है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से केवल यहां तक का बात करता तो लिमिट लिखता 0 से θ1, लेकिन उस केस में केवल यहां से ऊपर तक के वायर की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता, ये वाला छूट जाएगा। अगर मुझे इसको भी लेना है तो हम क्या करेंगे, लिमिट को कैसे रखेंगे, लिमिट को रखेंगे -θ2 से θ1 प्लस का, है ना। तो लिमिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -θ2 से प्लस का θ1, ओके। यानी ये हो जाएगा के लेमडा बाय डी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, अपर लिमिट है प्लस का θ1 और लोअर लिमिट है माइनस का θ2। चलिए लिमिट रख दीजिए, तो के लेमडा बाय डी, थीटा के जगह पहले अपर लिमिट लिखिए तो θ1 माइनस साइन दीजिए, फिर लोअर लिमिट लिखिए माइनस का θ2, है ना। तो यहां से के लेमडा बाय डी और ये क्या आ गया साइन θ1, साइन माइनस थीटा जो होता है उसमें माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन θ2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जो निकल गया, परपेंडिकुलर टू द वायर निकल गया के लेमडा बाय डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब हम लोग पैरेलल निकालने की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू वायर, है ना, एट पॉइंट ए। तो आप देखिए पैरेलल टू द वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंपोनेंट बन रहा है, डी साइन थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल का बन रहा है वो क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग डी साइन थीटा। इंटीग्रेशन पता है क्यों कर रहे हैं, ये डी साइन थीटा जो आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये तो केवल और केवल एक एलिमेंट की वजह से देख रहे हो, है ना, केवल एक छोटा सा एलिमेंट इसकी वजह से। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, उन सभी का डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे जब हम पूरे वायर की वजह से निकालने वाले हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो कि मस्ट है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी का वैल्यू हमारा क्या आया था, के लेमडा बाय डी इंटू का डी थीटा इंटू का साइन थीटा। लिमिट फिर से हमारा माइनस का θ2 से प्लस का θ1 जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा के लेमडा बाय डी, जिसको हम लोग बाहर कर लेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, है ना, और लिमिट लिख देंगे हम लोग -θ2 से प्लस θ1, ओके। अब इस माइनस को बाहर कर दीजिए, तो के लेमडा बाय डी ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट यानी cos θ1 माइनस cos माइनस θ2, ओके। cos माइनस थीटा जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं प्लस का cos थीटा, ओके। तो यहां से ये हो जाएगा माइनस का के लेमडा बाय डी cos θ1 माइनस का cos θ2। अब इस माइनस साइन को अंदर लेकर के जाइए, तो ये हो जाएगा आपका के लेमडा बाय डी cos θ2 माइनस cos θ1। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल डायरेक्शन में, है ना, यानी पैरेलल टू द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया एट पॉइंट ए। तो आपने क्या देखा कि आपके सामने अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर रखा हुआ हो जिसका
लेमडा कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ हो और ये वाला डिस्टेंस डी है, तो इस पॉइंट ए पे एक डायरेक्शन इधर होगा और एक डायरेक्शन इधर होगा। इस डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोलेंगे, है ना। वो कितना होगा आपका के लेमडा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जहां पे ये वाला जो एंगल है ये है आपका थीटा 1 और ये वाला जो एंगल है ये है आपका थीटा 2। ओके, और ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल डायरेक्शन वाला वो कितने के बराबर आया, वो आया आपका के लेमडा बाय डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 के बराबर आया। कंसीडर करिए कि जो हमें वायर दिया गया है वो नेगेटिवली चार्ज है। चूंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली है तो हम इसको कंटिन्यूअसली चार्ज बॉडी बोल सकते हैं। अब अगर चार्ज डेंसिटी को हम लोग माइनस लेमडा कूलम पर मीटर लिखें, तब हम ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ए पॉइंट के ऊपर। तो हमने क्या किया कि इस वायर के दोनों पॉइंट को, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट जो है हमारे पास, उसको हमने क्या किया, ए से मैच करा दिया। तो इसको हमने इस तरह से ए से मर्ज करा दिया, मिला लिया। ये वाला हो गया थीटा 1 और ये वाला एंगल को हमने कहा थीटा 2। अब ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो दो तरह से लिखेंगे हम लोग, एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द लाइन चार्ज होगा, यानी ई परपेंडिकुलर तो इधर की तरफ होगा और ई पैरेलल का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में होगा ई पैरेलल। ओके, ई परपेंडिकुलर को आप क्या लिखेंगे, ई परपेंडिकुलर को फिर से वही लिखना है, के लेमडा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और ई पैरेलल को क्या लिखना है, ई पैरेलल को लिखना है के लेमडा बाय डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब अगर मुझे ई नेट पूछता कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अंडर रूट ऑफ क्या कर देंगे, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये देखिए ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, तो मान लेता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो हम इधर कह रहे हैं ये होगा ई नेट। तो ई नेट का हम अगर डायरेक्शन निकालना चाहें, मान लीजिए मैं अल्फा निकालना चाहूं कि अल्फा जो होगा वो ई नेट के लिए ई परपेंडिकुलर से कितने एंगल पे होना चाहिए, यानी tan अल्फा को मैं लिखूंगा ई पैरेलल अपॉन में ई परपेंडिकुलर। तो यहां से मेरा अल्फा निकल जाएगा tan इनवर्स ई पैरेलल अपॉन में ई परपेंडिकुलर। ये अल्फा हमारा क्या है, ये अल्फा है डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ई परपेंडिकुलर, है ना। ई परपेंडिकुलर से अल्फा हमें बता रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पे है। ओके, अब इसी में नेक्स्ट सेगमेंट आता है सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर किसे कहते हैं। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के कंडीशन में आपको क्या देखना है कि वायर का जो सेगमेंट होता है वो कुछ इस तरह से रहता है। इसका एक एंड जो होता है वो हमें पता होता है, दूसरा एंड हमें नहीं पता होता है।
मान लीजिए इसको मैंने कहा पॉजिटिव का लैम्डा कूलम पर मीटर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और यहां से ये डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ए है। अब आप आराम से कह सकते हैं कि θ2 0 होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि θ2 0 इसलिए होगा क्योंकि इस पॉइंट से नीचे, इस सेक्शन से नीचे वायर का कोई पोर्शन नहीं है, तो θ2 हमारा यहाँ पे ऑब्वियसली 0 हो गया। और ये वाला पोर्शन जो है वो इंफिनिटी तक जा रहा है, तब θ1 को, जो पोर्शन इंफिनिटी तक जा रहा हो, तो उस केस में थीटा को हम लोग 90 डिग्री लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। θ1 जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब हमारा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, k लैम्डा बाय डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, यही लिखेंगे। θ2 0 है और θ1 90 है, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। साइन 0 0 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, यानी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया k लैम्डा बाय डी। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर होगा। ओके, अगर मैं पैरेलल की बात करूं, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे k लैम्डा बाय डी cos θ2 माइनस cos θ1, ये लिखेंगे। तो यहां से k लैम्डा बाय डी cos θ2 0 है माइनस cos θ1 90 डिग्री है। cos 90 होता है 0 और cos 0 होता है 1, यानी ये बचेगा k लैम्डा बाय डी इधर की तरफ, चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो ई परपेंडिकुलर उधर हो गया और ई पैरेलल इधर आया, तो ई पैरेलल ये हो गया। अब अगर मुझे ई नेट हम निकालना चाहें तो ई नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा आपका, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम tan अल्फा लिखेंगे। मान लीजिए हमने कहा ई नेट इस डायरेक्शन में गया, दिस इज ई नेट, डायरेक्शन ऑफ ई नेट एट ए, है ना, और इसको हमने कहा अल्फा, तो tan अल्फा को मैं लिखूंगा ई पैरेलल, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन जाएगा और ये रिप्रेजेंट करेगा इसको, तो ई पैरेलल अपॉन में ई परपेंडिकुलर, यानी ये क्या हो जाएगा, k लैम्डा बाय डी अपॉन में k लैम्डा बाय डी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। tan अल्फा कितना आया, 1 आया, तो अल्फा कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, यानी अल्फा का वैल्यू जो हो जाएगा, ये अल्फा जो हो जाएगा ये कितना डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे। अब ई नेट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो नेट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। अब ई परपेंडिकुलर आपका कितना होगा, k लैम्डा बाय डी का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा k लैम्डा बाय डी का स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा, k लैम्डा बाय डी का स्क्वायर कॉमन करेंगे, बाहर निकलेगा तो k लैम्डा बाय डी बचेगा और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड √2 लैम्डा बाय डी, कितना हो जाएगा, √2 लैम्डा बाय डी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने ई नेट निकाल लिया, ई परपेंडिकुलर निकाल लिया और ई पैरेलल निकाल लिया और ई परपेंडिकुलर निकाल लिया, किसका, सेमी इनफाइनाइट वायर का। इसी तरह से नेक्स्ट सेगमेंट है इनफाइनाइट वायर, जिसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंसीडर करिए कि अब हमें जो चार्ज वायर दे रखा है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट इट्स लेंथ, सो जो चार्ज डेंसिटी होगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, दैट इज लैम्डा कूलम पर मीटर। चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी हमारा पॉजिटिव लैम्डा यानी प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर है। इस वायर से डी डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है ए, और इस ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इन वायर की वजह से। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा वायर का दोनों एंड है ये दोनों इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इस केस में हम θ1 को क्या लिखेंगे, वो होगा 90 डिग्री,
और थीटा 2 भी कितने के बराबर होगा, थीटा 2 भी 90 डिग्री के ही इक्वल होगा। अब अगर मैं ई परपेंडिकुलर निकालूं तो ई परपेंडिकुलर के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा के लेमडा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आप चेक करिए क्या डी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर है तो आप डायरेक्टली ऐसे इसको लिख सकते हैं, डी को डी लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे आप के लेमडा बाय डी साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, यानी ये हो जाएगा आपका 2 के लेमडा बाय डी। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आ गया, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन होगा इधर की तरफ, तो परपेंडिकुलर का तो आ गया। अब हम लोग अगर पैरेलल कंपोनेंट की बात करें तो पैरेलल कंपोनेंट को लिखेंगे आप के लेमडा बाय डी फॉर्मूला से cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो यहां से आप के लेमडा बाय डी लिखेंगे और इसको लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। यानी इनफाइनाइट वायर के केस में पैरेलल कंपोनेंट नहीं बचता है, हमारा क्या बचेगा, केवल और केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर के ही बराबर हो जाएगा, और साथ में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर वाले का ही डायरेक्शन होगा एट पॉइंट ए पे, और वो कितने के बराबर होगा, 2 के लेमडा बाय डी के। डियर स्टूडेंट्स, आप ये चीज को बहुत ही ध्यान से याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए कि किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसी भी पॉइंट पे 2 के लेमडा बाय डी ही होता है, 2 के लेमडा बाय डी ही होता है, और केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बचता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रहता है। इन सभी बातों का आपको क्या करना है, ख्याल रखना है, क्योंकि ये रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट वहां नहीं होकर के यहां होता डी डिस्टेंस की दूरी पर, तो क्या होता, तो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता वो इधर ही होता है ना, और मैग्नीट्यूड भी इतना ही रहता 2 के लेमडा बाय डी। इसलिए ए पॉइंट अब कहीं भी हो इनफाइनाइट वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो यही रहता है। अगर आपका जो इनफाइनाइट वायर है वो नेगेटिवली चार्ज होता, ऑपोजिट नेचर का होता, मान लीजिए माइनस लेमडा कूलम पर मीटर होता, और उस केस में मुझे इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दिया जाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो बचता वो केवल और केवल, ये बात तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, पैरेलल कंपोनेंट जीरो रहेगा इनफाइनाइट वायर के केस में, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर रहेगा, वो टुवर्ड्स द वायर ही रहेगा, क्योंकि अब एक ही कंपोनेंट बचा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर के ही डायरेक्शन में होगा। और रिजल्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट ए जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर एट ए, और जो कि हमारा 2 के लेमडा बाय डी है वो यही रहेगा। तो ये जो मैं स्पेशल केस आपको शो किया हूं, ये नेगेटिव चार्ज को लेकर के शो किया हूं कि अगर वायर नेगेटिवली चार्ज हो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन के तौर पे मान लीजिए आपको क्या दे रखा हो कि एक आपको वायर दे रखा है और इस वायर से डी डिस्टेंस की दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये भी एंगल 45 डिग्री है और ये भी एंगल 45 डिग्री है, और ये है लेमडा कूलम पर मीटर पॉजिटिव का। तो सबसे पहले ई परपेंडिकुलर आप कैलकुलेट करेंगे, आपको निकालना है ई नेट एट ए पे ई नेट निकालना है। सबसे पहले ई परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे, क्या लिखेंगे आप, के लेमडा बाय डी, क्या डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाँ है, के लेमडा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो यहां से क्या हो जाएगा,
के लेमडा बाय डी के जगह डी ही, क्योंकि डी ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द वायर है। साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल 45 दे रखा है। इधर वाले को हम θ1 और इधर वाले को हम θ2 ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा के लेमडा बाय डी 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2। √2 से ये √2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये बचा आपका √2 के लेमडा बाय डी। अब अगर मैं ई पैरेलल सॉल्व करूं तो ई पैरेलल को आप लिखेंगे के लेमडा बाय डी cos θ2 माइनस cos θ1, यही लिखेंगे। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, के लेमडा बाय डी cos 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या देखा आपने, अगर 45 डिग्री एंगल रहता है तो पैरेलल कंपोनेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में ही बचा। अब परपेंडिकुलर, चूंकि ये चार्ज का नेचर यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर वाला तो इसी डायरेक्शन में होगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पे आएगा वो परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में ही आएगा। यानी ई नेट जो होगा एट पॉइंट ए वो ई परपेंडिकुलर के बराबर होगा, जो कि हमारा कितना है, √2 के लेमडा बाय डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर हुज चार्ज डेंसिटी फॉर डिफरेंट साइड्स आर गिवन। देखिए आपको क्वेश्चन में चार्ज डेंसिटी अलग अलग साइड का गिवन है, साइड दे रखा है स्क्वायर का ए। ओके, तो मुझे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन चारों वायर की वजह से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक वायर के ऊपर फोकस होते हैं। मान लीजिए हम इतने से वायर पे फोकस हो रहे हैं, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे पहले देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2। और ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, दोनों एंगल 45 डिग्री होगा। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर दोनों एंगल किसी भी फाइनाइट वायर के केस में θ1 और θ2 दोनों इक्वल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट 0 हो जाता है और केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचता है। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बचेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेगा, बताइए कितना, के लेमडा बाय डी। डी के जगह आप a/2 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि a/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वायर से पॉइंट सी तक। और यहाँ पे लिखेंगे साइन θ1 यानी साइन 45 डिग्री प्लस साइन θ2 यानी साइन 45 डिग्री। ये हो जाएगा 2 के लेमडा अपॉन में a 1/√2 प्लस 1/√2 यानी ये हो जाएगा 2/√2। √2 से ये √2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो आपका आया 2√2 के लेमडा अपॉन में ए इलेक्ट्रिक फील्ड आया परपेंडिकुलर पहले वाले इस वायर की वजह से। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऑब्वियस सी बात है, अवे होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर का डायरेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं इस वायर की वजह से। सेम सिचुएशन इस वायर के केस में भी है, यहाँ पे प्लस का लेमडा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, अवे होगा वायर से। केवल और केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा बचेगा, पैरेलल कंपोनेंट इसकी वजह से भी 0 हो जाएगा। तो वो डायरेक्शन किधर होगा, वो इधर की तरफ होगा। मैग्नीट्यूड तो यही रहने वाला है, मैग्नीट्यूड जो है वो यही रहने वाला है, क्योंकि सारा कंडीशन मैग्नीट्यूड जो है यही रहने वाला है, क्योंकि सब कुछ सेम है। लेमडा भी लेमडा सबका दे रखा है, डिस्टेंस भी यहाँ से ये a/2 ही होगा, है ना। तो कोई भी चीज चेंज नहीं होने वाला है। और ये वाला एंगल भी देखिए, ये वाला भी 45 डिग्री होगा और ये वाला भी 45 डिग्री ही है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वजह से भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, जल्दी से बता दीजिए, वो परपेंडिकुलर वाला ही बचेगा, क्योंकि सेम सिचुएशन फिर से है। क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस केस में भी टुवर्ड्स हो जाएगा, इस केस में टुवर्ड्स हो जाएगा, अवे नहीं होगा, टुवर्ड्स हो जाएगा। जब हम लोग फाइनल केस में आएंगे, इस केस में आएंगे, तो इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होगा। अब दोनों का मैग्नीट्यूड ये वाला और ये वाला एक दूसरे के इक्वल है और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका सी पे बचा वो किधर की तरफ बचा, वो केवल और केवल इधर की तरफ बचा और दोनों परपेंडिकुलर वाला ही बचा हुआ है।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2√2 के लेमडा बाय ए, यानी ये हो जाएगा 4√2 के लेमडा बाय ए। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया स्क्वायर के सेंटर के ऊपर। तो इस तरह से हमने फाइनाइट वायर के कॉन्सेप्ट को यूज करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर के सेंटर पे कैलकुलेट किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल मास्टर्स फिजिक्स के साथ और आप अपने लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।